काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जुल्म से। हाँ, हो गया। सो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल बच्चों। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर हाजिर है तुम्हारे सामने फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों वो जेई एडवांस में आए हुए यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन। क्या यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, हर साल आता है भाई साहब। तो वो जेई एडवांस के क्वेश्चन हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले, जो बहुत ही कम बच्चे सॉल्व कर पाए, उन क्वेश्चन को मैं तुमको आज बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करा दूंगा। और ये जो लगता है ना कि यार जे एडवांस के क्वेश्चन तो सॉल्व करने में 5-5 10-10 मिनट लगते हैं, अगर ईमानदारी से मैं बताऊं तो 30 सेकंड्स के अंदर वो तुमको जे एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, जो बहुत ही कम परसेंट बच्चे ने सही करके आए हैं एग्जाम में। मतलब अगर मैं तुमको दिखाऊं ताकि तुमको यकीन आए, भाई फटाफट कर लो, है ना, ऐसे ऐसे सेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे भी तुम तक ऐसी ऐसी वीडियो काम की पहुंचते जाए, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी हाइप क्रिएट करता हूं। तो ये वो क्वेश्चन है जो 50,000 बच्चों ने, है ना, लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे ही, ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे तो एग्जाम देते नहीं है जे एडवांस का। तो 50,000 बच्चों ने तो भैया क्वेश्चन ही स्किप कर दिया 1.5 लाख बच्चों में से। और बाकी के जो हमारे बच्चे हैं, तो 65,000 बच्चों ने क्वेश्चन, मतलब अटेम्प्ट करने के बाद 65,000 बच्चों ने तो क्वेश्चन गलत करा। और ये इतना आसान क्वेश्चन है, मैं जो कह रहा हूं 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करा दूंगा, वो 65,000 बच्चों ने गलत कर दिया। सिर्फ 25,000 बच्चे ये क्वेश्चन सही कर पाए। मतलब कहने वाली बात यह है कि ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 17% ऐसे बच्चे थे जो इस क्वेश्चन को सही कर पाए, जेई एडवांस में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन। सोच के देखो कितना टफ होगा। कि मतलब एडवांस का तो भाई पेपर वही बच्चे दे पाते हैं ना जो जेई मेंस में बहुत अच्छे परसेंटाइल लेकर आए हो, है ना, 95 परसेंटाइल तो एटलीस्ट लेकर आए हो। तो वही बच्चे हमारा जेई एडवांस का पेपर दे पा रहे हैं, तो कितने अच्छे होंगे। अब उतने अच्छे बच्चे भी, है ना, अपने अपने लेवल के टॉपर ही बच्चे होंगे, वो इतने अच्छे अच्छे बच्चे भी, आप देख रहे हो, सिर्फ 17% बच्चे वो क्वेश्चन सही कर पाए। वो क्वेश्चन मैं तुमको कराने वाला हूं। तो इसी टाइप के मैं आज आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूं 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, विद इन ओनली 30 सेकंड। समझ रहे हो? तो जरा एक बार बता दो कैसे हो तुम लोग। चले, तो चलो भाई फटाफट कर दो यार सेशन को लाइक, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। और एक बार बताओ मुझे कि कैसे हो आप लोग, ऑडियो वीडियो सब बढ़िया से क्लियर आ रही है? चलो शुरू करते हैं यार आज का सेशन, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है भाई, ये जेई एडवांस 2021 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, तुम चाहो तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, है ना। ये है वो क्वेश्चन जो सिर्फ 17% स्टूडेंट सॉल्व कर पाए। देखते हैं जरा हम कर पाते हैं इसको या नहीं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया कि एक हमारा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। मतलब सिंपल सी बात है कि वर्नियर कैलिपर के ऊपर क्वेश्चन आया है, और मैं आपको ये बस बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडवांस में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में भी आए रहे। मतलब 2025 में भी वर्नियर कैलिपर पर ही जेई एडवांस में क्वेश्चन आए हैं। तो अब आप जरा देखो। तो अब अगर आपने भैया ये सेशन देख रहे हो, तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी हो सकता है जरूर देखी होंगी। तो मैं वर्नियर कैलिपर बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से तुमको कई बार बता चुका हूं। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर भी थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो वर्नियर कैलिपर में हमारा जो मेन स्केल है, उसकी जो एक डिवीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है, ये हमको दे दिया गया। उसके बाद बोला ये जा रहा है 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल के बराबर है। ठीक है। और आप एक सॉलिड स्फीयर की डायमीटर मेजर करने आए हो। तो जब सॉलिड स्फीयर नहीं था, तो मतलब जब वर्नियर कैलिपर के जो जॉज मिले हुए होते हैं, जब वो मिले हुए थे, तो ये देखा गया, ये वाला डायग्राम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखा ये गया कि हमारा ये जो जीरो है मेन स्केल का, और ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का, ये देखो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। अब अगर ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जीरो एरर भी है।
और जब हमने उसके बीच में, है ना, वो जो हमारे वर्नियर कैलिपर का ये ऊपर मेन स्केल होता है और ये जो हमारा नीचे इस टाइप से, ये जो हमारा नीचे ये वर्नियर, है ना, ये वर्नियर स्केल होता है, नहीं होता, इस टाइप से होता है, थोड़ा दिखा देता हूं मैं, है ना, इस टाइप से, इस टाइप से ये जो अब हमारा नीचे वर्नियर स्केल है, तो इसके जॉज के बीच में जब मैंने वो स्फीयर में लेकर आ गया इस तरह से, तो जब मैं जॉज के बीच में स्फीयर लेकर आया तो ये वाला डायग्राम है जो उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हमें सॉल्व करके बताना है कि भाई उसकी रीडिंग क्या आ रही होगी। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, बात समझ में आ रही है कि जब हमारे वर्नियर कैलिपर के आपस में जॉज मिले हुए हैं तो ये है केस, और जब आपने बीच में वो स्फीयर लगा दिया जिसकी आप डायमीटर मेजर करने आए हो तो ये वाला केस है। ठीक है, अब उससे पहले अगर तुमको नहीं मालूम तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं वर्नियर कैलिपर के बारे में, क्या क्या आपको बातें मालूम होनी चाहिए, है ना, ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर, सारी बातें, सारे फॉर्मूले जो भी आपको मालूम होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, इसमें वर्नियर कैलिपर में आपको लीस्ट काउंट निकालनी पड़ती है और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, एक तो ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। और दूसरा, जब भी आपको रीडिंग निकालनी होगी तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल की रीडिंग प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट, एन इंटू लीस्ट काउंट माइनस का जीरो एरर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे भाई मेरे पुराने सेशन लगाए हुए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यार ये फॉर्मूला जरूर याद होगा। तो बस इन दोनों फॉर्मूले से ये हम जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से सुनो। अब अगर ये बात है कि हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला भी मालूम, हमको रीडिंग का भी फॉर्मूला मालूम, तो यार ये तो हर बच्चे को मालूम होगा ना। ऐसा क्या वजह रही होगी कि भाई सिर्फ 17% बच्चे सॉल्व कर पाए? तो उसके पीछे वजह क्या रही, जरा मैं तुमको दिखाता हूं। बच्चे जीरो एरर का नाम देखते ही घबरा जाते हैं, जीरो एरर बच्चों का वीक रहता है, इसलिए मैं वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग करा देता हूं। तो होता यह है कि अगर ये आपका इस टाइप से ये मेन स्केल है, ठीक है, अगर इस टाइप से ये मेन स्केल है, ये 0 मार्किंग है, ये 1 मार्किंग है, और ये बीच में ऐसे करके हमारी डिवीजन होती है ना। अब ये जो मेन स्केल है और हमारा वो जो वर्नियर स्केल है जो क्वेश्चन में हमको दे दिया गया, उसका जीरो देखो यहां पर आ रहा है ऐसे करके, है ना, ऐसे चल रही है कहानी। तो जब भी आप याद रखना मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, याद रखना जब भी वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का अगर लेफ्ट में तुमको दिखे तो वो नेगेटिव एरर होता है। ये किसकी पहचान है? ठीक है सर, नेगेटिव एरर की पहचान है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एरर कैसे निकालेंगे, अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करवा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं लीस्ट काउंट निकालना सिखाता हूं तुमको। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक मेन स्केल की डिवीजन, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। मतलब अब यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो थोड़ा सा ध्यान से बस फोकस के साथ सुनते जाओ। क्वेश्चन मैं तरीके से समझाने चाह रहा हूं तो आप सीख लो जरा एक बार। तो एक मेन स्केल की डिवीजन इस क्वेश्चन में हमको दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा ये दे रखा है कि हमारी जो 9 कौन सी डिवीजन, 9 मेन स्केल की डिवीजन, 9 मेन स्केल की डिवीजन इक्वल है 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन के। तो यहां से सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालोगे, तो ये 10 नीचे चला जाएगा, तो ये 9/10 मेन स्केल की डिवीजन आ गई। अब लीस्ट काउंट निकाल ले, हाँ यार लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो सर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अभी जैसे आपने बताया 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जब मैं यहां पर रखूंगा तो वो 9/10 मेन स्केल डिवीजन ही हो जाएगी। अब मेन स्केल डिवीजन को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस 9/10 और मेन स्केल डिवीजन आ रहा है बाहर, तो ये एलसीएम लेके तो ये 10 माइनस 9 मतलब 1/10 मेन स्केल डिवीजन, या फिर हम बोलें तो लीस्ट काउंट कितना आया, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू इज 0.1 सेंटीमीटर, तो ये 0.1/10, तो यहां से लीस्ट काउंट आ रही है 0.01 सेंटीमीटर। क्या जितने भी बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको यहां तक बात समझ में आई, यस और नो? गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अरे माई मदर वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, इसलिए मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया। अरे यार मया, सब ठीक तो है ना घर पे? मम्मी कैसी है? अब ठीक है? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, पहले मम्मी का ध्यान दो यार। फिलहाल तो यहां से हमारा लीस्ट काउंट आ गया। अब आगे देखते हैं, लीस्ट काउंट यहां से निकल कर आई। अभी आगे की बात सुनो।
अब हमें क्या निकालनी है, हमें पहले जीरो एरर निकालना है। देखो लीस्ट काउंट आ गई, अब हम जीरो एरर देखेंगे। तो अब जरा वापस आप फिगर पर आओ। तो फिगर में होता क्या है, लीस्ट काउंट को निकालने के लिए जरा आप समझो। सर ये तो हमें दिख रहा है कि ये लेफ्ट में है, तो ये नेगेटिव एरर होगा। अब आपको ये देखना है कि कौन सी वाली वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के साथ ऐसे करके कोइंसाइड कर रही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सर ये तो नहीं कर रही, ये तो नहीं कर रही, ये तो नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये वाली कर रही है। और ये है 6 पोजीशन की ना, ये 1 2 3 4 5 6। तो देखो 6 पोजीशन जो है वो हमारी ऊपर मेन स्केल के साथ मिल रही है। हाँ सर मिल रही है। तो यहाँ पर कौन सी डिवीजन कोइंसाइड करी, 6th वाली करी। ठीक है, अब यहाँ पर अब जीरो एरर अगर मैं लिखूंगा तो बच्चों को लगा, ज्यादातर बच्चों को, देखो जो भी बच्चे यार क्वेश्चन इतने ज्यादा गलत करके आए तो बच्चे ऐसा तो नहीं है लल्लू पल्लू बच्चे होंगे, उनको समझ में आती होंगी बातें, लेकिन उन्होंने एक चीज का ध्यान नहीं दिया। जीरो एरर को बच्चों को ज्यादातर ऐसा लगता है कि जीरो एरर जो होता है वो भी कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो 6 वाली इनटू लीस्ट काउंट कर दिया जाता है, यही होता है। और मैंने भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर करके ये 0.06 आ जाना चाहिए, 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वजह से बच्चों का यार क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो गया है ना। इस तरह से करके बच्चों का आंसर डी आ रहा था, इसलिए बच्चों को गलत हुआ। लेकिन ये एरर देखो, अब आप खुद ही सोचो, ये पॉजिटिव एरर आया या नेगेटिव एरर आया, तो पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। तो ये होते हैं देखो कॉन्सेप्ट्स, या फिर ये होते हैं बेसिक फंडामेंटल, कि तुमको क्लियर होना चाहिए कि अगर सर ने बताया कि जीरो लेफ्ट में है तो नेगेटिव एरर होगा। अब नेगेटिव एरर तो नेगेटिव में आएगा ना, ये पॉजिटिव में क्यों आ रहा है। तो यहां से ये बात मुझे क्लिक कर गई कि ये कुछ गड़बड़ तो है, ये कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है। तो पता लगाओ, तो हमने पता लगाया कि यार एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये जीरो एरर का फॉर्मूला n इंटू लीस्ट काउंट नहीं होता। जीरो एरर का भी वैसे फॉर्मूला होता है जैसे आप रीडिंग निकालते हो। तो जब मैं जीरो एरर लिखने चलूंगा ना, जीरो एरर जब मैं लिखने चलूंगा तो एक्चुअल में क्या होता है, वो भी ऐसी होता है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। जैसे मैंने अभी रीडिंग का फॉर्मूला लिखवाया ना, ऐसे ही होता है। अब मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है, वर्नियर कैलिपर के से पहले, वर्नियर कैलिपर से पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग। अब यार यहां पर मेन स्केल तो जीरो पे से शुरू हुआ, अब उससे पहले तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं मान सकता हूं ना कि अगर ये मेन स्केल पहले से शुरू हुआ होता तो ये फिर नंबर लाइन के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो ये माइनस का 0.1 वाली रीडिंग नहीं आती। हाँ सर आती। तो मैंने क्या बोला कि रीडिंग कैसे लिखते हैं, हमेशा जहां से वर्नियर कैलिपर का स्केल में वर्नियर स्केल शुरू हो रहा है उससे पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग, तो उससे पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग सर क्या है, ये तो माइनस का 0.1 है, और n सर 6 वाली कोइंसाइड कर रही है, इनटू लीस्ट काउंट 0.01। तो जब आपने ये करा तो ये सॉल्व करके 0.04 सेंटीमीटर आया, और ये नेगेटिव एरर आया। तो ये नेगेटिव एरर है 0.04 सेंटीमीटर। मैंने बहुत गहराई से एक एक बात अच्छे से समझाई आपको। क्या मुझे बताओ, जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हैं, कि आपको ये समझ में आया कि जीरो एरर कैसे आता है। मुझे भी मालूम है और मैंने भी करा है कि जीरो एरर का फॉर्मूला n इंटू लीस्ट काउंट होता है, लेकिन जरा समझो, हम डायरेक्ट n इंटू लीस्ट काउंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम मेन स्केल की रीडिंग जीरो ही मानते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब वर्नियर स्केल से पहले मेन स्केल की जीरो रीडिंग हो। यहां पर वर्नियर स्केल से पहले तो मेन स्केल है ही नहीं, तो यहां अगर मेन स्केल का जीरो है तो उससे पहले माइनस का 0.1 सेंटीमीटर, फिर माइनस का 0.2 सेंटीमीटर, ऐसे चलेगा ना। तो इसलिए मेन स्केल की रीडिंग 0.1 रख के माइनस का 0.04 आया। अब इतना समझ में आया, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। देखो अब अगर मुझे डायमीटर चाहिए तो मैं एक्चुअल रीडिंग अगर निकालने चलूंगा तो एक्चुअल रीडिंग में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मेन स्केल की रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट माइनस का जीरो एरर, ये हमारा असली फॉर्मूला होता है। अब देखो मेन स्केल की रीडिंग यहां से देखोगे ना, जब डायमीटर नापी गई तो ये कहानी देखी। तो देखो वर्नियर स्केल यहां पर ये जीरो है, उससे पहले ये वाली लाइन आ रही है, ये 3 है तो ये 3.1 हो जाएगा। तो मेन स्केल की रीडिंग है सर 3.1 सेंटीमीटर, n इंटू लीस्ट काउंट। तो n अब कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, अगर तुम ध्यान से देखो तो यार ये जीरो के बाद पहली वाली ही डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा, n तो 1 हो जाएगा और लीस्ट काउंट 0.01 माइनस जीरो एरर जो कि माइनस का 0.04 था। तो ये 3.1 प्लस 0. कितना 0.1 और ये प्लस 0.04। तो यहां से अगर आप देखो तो ये 3.15 सेंटीमीटर आ रहा है। 3.15 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, जो 17% स्टूडेंट सॉल्व कर पाए। अब मुझे आप बताइए, आप में से कितने बच्चे हैं जो ये बोलेंगे कि सर हम आपने जितनी भी बातें बताई हमें मोर देन 50% तो समझ में आई है। जल्दी से बस फटाफट बताइए। अरे यार, चलो ऊपर वाला उनको जल्दी ठीक कर दे भाई, है ना, आपकी मम्मी को जल्दी ठीक करे। एक बच्चा का देखो डाउट आ रहा है कि सर मैं पीवाईक्यूज जो है वो खुद से लग नहीं पा रहे, जब आप कराते हो तो समझ में आ जाता है और जब मैं खुद से करने बैठता हूं तो समझ में नहीं आता। तो ये हाँ बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम फेस होती है, वो तब होती है जब आप, ज्यादातर बच्चों को मैंने ये देखा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो तो क्या उससे पहले आपने चैप्टर खुद से सेल्फ स्टडी किया है या नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पीवाईक्यूज आपके जब तक नहीं लगेंगे जब तक आपको उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले याद नहीं है, और वो सारे फॉर्मूले बने कैसे हैं वो याद नहीं है। वो आपको अगर नहीं मालूम तो ये दोनों अगर आपको नई बातें मालूम तो कभी भी आपके पीवाईक्यूज नहीं लगेंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठ रहे हो कि हाँ सामने से फॉर्मूले में देख देख के करते रहूंगा तो नहीं होगा। और दूसरी बात, फॉर्मूले बने कैसे, मतलब उनके डेरिवेशन, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो पहले आप ये दोनों बातें समझ लो, बस इतना सा कर लो, फिर पीवाईक्यूज आपके बनने लगेंगे। ठीक है। और हर पीवाईक्यू तब भी नहीं बनेगा, मैं आपसे बता रहा हूं। अरे मतलब मैं बेवजह आपको अलग तरीके से मोटिवेट करूं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। इंक्लूडिंग मी और मेरे जैसे जितने भी टीचर्स हैं, कोई नया क्वेश्चन आता है बिल्कुल ही अलग हटके होता है तो हमें तो सारे फॉर्मूले भी याद हैं, हमारे तो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर ही होंगे, ऐसा तो नहीं है, तभी तुमको पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन तो भी कई बार ऐसा होता है कि अप्रोच समझ में नहीं आ जाती क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग नया क्वेश्चन होता है, तो कई बार हमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है। तो लेकिन वो अलग केस है कि भाई हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। तुम्हारे साथ क्या है कि जब तुम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो तो तुम्हारे साथ 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, तो वो धीरे धीरे यार प्रैक्टिस से आएगा। तो तुम इसका लोड मत लो, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, कोशिश करो, पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, तो भी नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख के अप्रोच समझ में आ जाए फिर करो। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, एकदम से यार नहीं आएगा। फिजिक्स एक दिन में कभी भी तुम्हारी नहीं सुधर सकती, लेकिन हाँ हर रोज अगर फिजिक्स तुम पढ़ोगे तो एक वो दिन जरूर आएगा जिस दिन तुम्हारी फिजिक्स सुधर जाएगी। क्या बात कह दी मैंने यार, वाह वाह वाह, क्या बात है। चले आगे। अब एक क्वेश्चन मैंने करा दिया भाई, 3.15 सेंटीमीटर आंसर आया। अब दूसरा क्वेश्चन जो आ जाता है वो आता है डायमेंशन के ऊपर। अब वो मैं क्यों क्वेश्चन लेकर आया, देखो डायमेंशन के ऊपर जेई मेंस में तो क्वेश्चन आते ही हैं और जेई एडवांस में भी आया है, जो मैं भी अगला क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। तो वो जो बच्चों क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ तुमको लग सकता है और लेंदी भी है, मुझे भी उसको सॉल्व करने में लग जाएंगे 3-4 मिनट। लेकिन वो क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये तो मैंने करा दिया क्योंकि बच्चों ने गलत क्यों करा था, 0 एरर में फंस गए थे। लेकिन वो मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जेई एडवांस में जाने से पहले आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, और जेई मेंस में अगर डायमेंशन के भी क्वेश्चन टफ आ गए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, वो चीज आपकी बहुत स्ट्रांग तरीके से बिल्ड करा देगा अगला वाला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा। आओ यार, ये अभी ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये 2024 के पेपर 1 में क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, लास्ट ईयर की बात है। एक ही क्वेश्चन था, मतलब डायमेंशन वाले चैप्टर से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से, और ये क्वेश्चन भी कम ही बच्चे सॉल्व कर पाए थे, लेकिन हाँ ठीक ठाक बच्चों ने सॉल्व कर दिया था। लेकिन ये लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, और ये मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके चैप्टर में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और स्ट्रांग हो जाए। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो सेम ऐसे ही जेईएमएस में क्वेश्चन आता है, इसको जरा एक बार ध्यान से देखो। चलो चलो करें, शुरू करें। आओ यार देखते हैं कि आप लोग भी कर पाते हो ये मेरे साथ या नहीं। मैं पहले बता रहा हूँ लेंदी है यार, दोबारा नहीं बता पाऊंगा, तो कोशिश करिएगा कि मेरे साथ साथ आप समझते हुए चलना, सुकून से बताऊंगा। बोला गया कि एक क्वांटिटी जो कि डायमेंशन लेस है, पहले ही वर्ड में आपको ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि हम जो भी करने जा रहे हैं उसकी डायमेंशन ही नहीं है। अच्छा, एक क्वांटिटी जो कि डायमेंशन लेस है लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ टर्म्स आ रही हैं। एक तो आ रहा है चार्ज, जो कि ई से रिप्रेजेंट करा जा रहा है।
एक आ रहा है परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, एक आ रहा है प्लैंक कांस्टेंट, एच से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, और एक आ रहा है लाइट की स्पीड जो कि सी से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। अब हो सकता है इन चारों में से, देखो क्वेश्चन आगे जब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा जब तक आपको इन चारों टर्म्स की डायमेंशन नहीं मालूम। अब हो सकता है कि आपने अभी आप 11th क्लास में हो, 12th में नहीं पहुंचे हो, तो हो सकता है कुछ फॉर्मूला आपको नहीं मालूम होंगे, लेकिन मैं बता दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। फिलहाल बोला गया कि जब डायमेंशन लिखी गई तो ई की पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा, एच की पावर गामा और सी की पावर डेल, इस तरह से लिखी गई। तो अल्फा बीटा गामा डेल क्या होगा ये बताना है, और ऑप्शन भी बड़े अजीब गरीब एन के टर्म्स में दे रखे हैं। मतलब मुझे भी एकदम से देख के थोड़ा सा झटका सा लगा था, है ये क्या देख लिया, लेकिन फिर बात समझ में आई कि क्वेश्चन लेंथी है, टफ नहीं है। शुरू करें, चलो अपने तरीके से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जहां पर जितने भी टर्म्स लिखी हुई आपको दिख रही हैं, मैं सबके फॉर्मूले डाल डाल के उनके डायमेंशन आपको लिख के दिखाता हूं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा आया है चार्ज, अब आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। तो चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करा, और करंट के लिए डायमेंशन क्या एम्पियर आती है, टाइम के लिए टी आती है, तो ई की डायमेंशन एटी हो गया। ये तो बड़ा ही सिंपल सा था। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहां आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। अब ये 12th क्लास में आता है, 11th क्लास में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो एप्सिलॉन नॉट कहां से आता है, सबसे पहले जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दोनों चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, डिवाइडेड बाय उनके बीच की ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये होता है। ये कैसे आया सब पढ़ोगा आगे जाके। फिलहाल अभी मुझे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? सर आप एप्सिलॉन नॉट इधर ले आइए, तो ये Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई फोर्स इंटू आर का स्क्वायर। अब देखो क्या हम डायमेंशन निकाल पाएंगे? बिल्कुल डेफिनेटली। अब 11th में आया हुआ हर एक बच्चा निकाल सकता है। कैसे? देखो एप्सिलॉन नॉट तो ये है, चार्ज की डायमेंशन सर ऊपर 80 आई थी, तो ये 80 इंटू 80 मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा दोनों चार्ज की वजह से। सर फोर्स की डायमेंशन ml -2 होती है, सर डिस्टेंस का स्क्वायर L2 हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो ये m ऊपर आके माइनस का 1, L की पावर ये 1 है और ये 2 है, तो L की पावर 3 ऊपर आके माइनस का 3। सर टाइम ये -2 ऊपर आके प्लस का 2, तो t की पावर 4 और सर a का स्क्वायर। ये आपने सर डायमेंशन निकाल दी है एप्सिलॉन नॉट की, इतना हो गया। और उसके बाद क्या था? प्लैंक कांस्टेंट। अब देखो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आएगी सर एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी बोलूं, वर्क डन बोलूं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब सेम बात। तो सर एनर्जी की डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके ml2t-2 आती है, और फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी डायमेंशन भी टाइम का रेसिप्रोकल होगी। तो यहां से हमने अगर देखा तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ रही है m की पावर 1, L की पावर 2, और ये -1 ऊपर गए तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये ml2t-1। लो जी, ये प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। अब आखिरी क्या था हमारा? लाइट की स्पीड। ये तो हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि लाइट की स्पीड क्या होती है सर? वेलोसिटी। सर स्पीड क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन तो LT-1 ही होता है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? मैंने हर एक टर्म की डायमेंशन लिख ली। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसके बिना क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं हो सकती। और मैं आपको बता रहा हूं ये चारों के चारों टर्म के डायमेंशन आप निकालने लायक बड़े आसानी से बन जाओगे जब 12th में पहुंच चुके होगे, और जो बच्चे पहुंच चुके होंगे उनको आना चाहिए ये चीज। अब इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन क्या है कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसमें ई की पावर होनी चाहिए अल्फा, एप्सिलॉन नॉट की पावर होनी चाहिए बीटा, एच की पावर होनी चाहिए गामा, और सी की पावर होनी चाहिए डेल। सर क्वेश्चन आंसर के कितने लेक्चर हो चुके हैं? आज दूसरा यार। कल मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे यूनिट्स एंड डायमेंशन के, और एक आज करा है। ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है, देख लेना। हाँ तो देखो इधर, अब ई की अगर मैं बात करता हूं तो ई की डायमेंशन रखें बच्चों। देखो ए टी है, तो ए टी की पावर अल्फा हो जाएगी, ठीक है सर। एप्सिलॉन नॉट ये m-1 L-3
और क्या है t की पावर 4 और a का स्क्वायर, यही है ना, m-1 l-3 t की पावर 4 और a का स्क्वायर, इसकी पावर सर है बीटा। ठीक है। अब h क्या है सर, ml2t-1, हाँ, तो ये ml2t-1 की पावर हो गई सर गामा। बच्चों अगर कहीं पर लगे सर मिस्टेक कर रहे हैं तो बता सकते हो आप, है ना। और ये c हमारा lt-1 है, तो lt-1 की पावर डेल हो गई। ठीक है, मैंने वैसे सही लिखा होगा। अब इसका आगे देखो, मुझे इतना मालूम है कि ये जो क्वांटिटी है इट इज डायमेंशनलेस, है ना। ये क्वांटिटी क्या है, ये डायमेंशनलेस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो यहां पर हर एलिमेंट की पावर, हर टर्म की पावर 0 होनी चाहिए। तो देखो पहले मेरा काम क्या होना चाहिए कि मैं मास को, लेंथ को, टाइम को और एम्पियर को अलग अलग करके लिखता हूं। तो यहां पर अगर मैंने मास को अलग करके लिखा तो यहां पर मास इस ब्रैकेट में नहीं है, इस ब्रैकेट में है सर -1 इंटू बीटा, मतलब पावर हो गई माइनस का बीटा, और इधर सर 1 इंटू गामा, मतलब पावर हो गई प्लस का गामा, और आगे भी नहीं है। तो m की पावर माइनस बीटा प्लस गामा। ऐसे अगर l की पावर आप लिखोगे तो यहां नहीं है, यहां माइनस का 3 बीटा, यहां पर सर प्लस का 2 गामा, यहां पर सर प्लस का डेल। ऐसे आप आगे देखोगे तो टाइम की डायमेंशन, मतलब टाइम की पावर अगर आप देखो तो यहां पर अल्फा है, यहां पर सर 4 बीटा है, क्या बात है, और यहां पर कुछ नहीं नहीं है, यहां पर माइनस गामा है और यहां पर माइनस का डेल है। सबसे लंबी तो पावर टाइम की आई है। और अगर मैं एम्पियर की बात करता हूं तो सर यहां पर एम्पियर की पावर अल्फा, और यहां एम्पियर की पावर 2 बीटा, और कहीं पर एम्पियर भी नहीं है। ऐसा हमने लिख लिया। अब घबराओ मत, मुझे अगर मालूम है कि ये डायमेंशन लेस है तो m की पावर भी 0, l की पावर भी 0, t की पावर भी 0 और एम्पियर की पावर भी 0 ही होगी। तो अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी LHS की RHS की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, तो यहां पर एक्चुअल में m की पावर भी 0 होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि माइनस बीटा प्लस गामा 0 होगा। अब यहां पर देखो, यहां से मैथ शुरू हो जाएगी। ऐसे माइनस का 3 बीटा प्लस का 2 गामा प्लस डेल 0 होगा। ऐसे यहां से ये अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल 0 होगा, और यहां से अल्फा प्लस 2 बीटा 0 होगा। बहुत ध्यान से देखते जाओ, ये अब काफी टफ हो सकता है लेकिन मैं आपको आसान करके समझा देता हूं। तो यहां से अगर आप देखो तो देखो गामा तो बीटा के बराबर ही आ गया, हाँ सर आ तो गया। यहां से अगर आप देखो तो अल्फा -2 बीटा के बराबर आ गया, हाँ सर ये भी बात सही है। अब और देखें इधर हम, तो यहां पर इधर इसमें आ जाते हैं, तो ये माइनस का 3 बीटा ऐसे ही छोड़ता हूं मैं, गामा की जगह पर बीटा लिख सकते हैं, तो सर ये प्लस का 2 बीटा और ये डेल इज इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस का बीटा उधर जाके, तो यहां से मेरा डेल भी बीटा के बराबर ही आ रहा है। तो मैंने ऐसा करके पता है क्या करा, मैंने अल्फा को भी बीटा के टर्म्स में लिखा, मैंने गामा को भी बीटा के टर्म्स में लिखा, और मैंने डेल को भी बीटा के टर्म्स में लिखा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मतलब सर क्वेश्चन में क्या था, ई की पावर अल्फा होनी चाहिए, तो अल्फा इज माइनस का 2 बीटा, हाँ, बीटा तो बीटा ही है, गामा भी बीटा है और डेल भी बीटा है। तो एक्चुअल में अब मेरा ये जो सारी की सारी कहानी है, अब आंसर देखो मुझे चाहिए था एन की टर्म्स में, तो मैंने ये माना कि यार लाओ बीटा को एन मान लेते हैं। अगर मैंने बीटा को एन मान लिया तो अब आप जरा देखो, तो ई की पावर क्या आएगी सर, ई की पावर, ये अल्फा है माइनस का 2 बीटा, मतलब ई की पावर माइनस का 2n, एप्सिलॉन नॉट की पावर सर बीटा है, तो बीटा तो एन ही रहेगा, है ना। और एच की पावर सर गामा है, सुन तो जाना पहले, एच की पावर गामा है और गामा बीटा के बराबर है, तो वो भी एन ही रहेगा। और सी की पावर डेल, तो डेल भी बीटा के बराबर आया, तो सर वो भी एन ही रहेगा। मतलब पावर क्या हो जानी चाहिए, -2n n n n, ऐसा कुछ है ऑप्शन में, -2n n n n नहीं है, -2n नहीं है, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, तो ना, तो अब यार यहां पर तो कोई भी मैच नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मैंने बीटा की वैल्यू n मानी है वो मैंने गलत मानी है। अब मैंने क्या करा, बीटा की वैल्यू -n लेट करके देखूं, तो अगर मैंने -n लेट करके देखा तो ये +2n हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब +2n -n है, हाँ जी है, मतलब ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई? तो यहां पर मैंने आपको वो दो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने ये दो क्वेश्चन 80% समझ लिए, दैट मींस आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, मतलब ये वो क्वेश्चन है, अगर कोई भी बच्चा ये दोनों क्वेश्चन मेरे बिना बताए अगर खुद से अप्रोच सोच पा रहा था मेरे बताने से पहले, इसका मतलब उसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट अच्छा हो चुका है चैप्टर, और मतलब वो कोई से भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो अच्छे से कर लेगा। ठीक है, अब इस टाइप की सीरीज के लिए अगर आगे तुमको और भी चाहिए होंगे तो तुम मुझे बताना। वैसे ईमानदारी से आप मुझे बच्चे बताओ कि आप में से किन किन बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, कि सर हाँ ऐसे आगे समझ में कि अब आप दोगे तो हम ये बिना देखे खुद से आंसर निकाल देंगे पूरा। एक बार बस मुझे इतना बताओ, फिर हम आगे खत्म करते हैं इसको। अच्छा, अंबिका कह रही है यस, जानवी यस, वेरी गुड, शाबाश यार, बढ़िया। ठीक है, और बाकी बच्चों बताओ कैसे हो तुम लोग? बाकी सब बढ़िया? एक बच्चे की तो यार मम्मी की तबीयत खराब है, इंशाल्लाह माया भाई सही हो जाएगी, तुम परेशान मत हो, तुम टेंशन मत लो, ऊपर वाले से दुआ करो, है ना, सही हो जाएंगे। बाकी बच्चों बताओ यार, आप लोगों के जीवन में क्या चल रहा है? सब मजे में है या नहीं है? है जी? आज ये मक्खी कहां से आ गई? मजे से याद आया, जैसे मुझसे भी कोई ना कोई हमेशा कहता है ना, जैसे आप बच्चे भी पूछते हो कि और सर आप बताओ सर आप कैसे हो, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ मजे में है। तो इसके ऊपर एक लाइन याद आ रही है कि देखो, जिंदगी में जिंदगी में मुश्किलें हैं, जिंदगी में मुश्किलें हैं, मुश्किलों में दर्द है, दर्द में मजा है, और मजे में हम हैं। समझे? तो हम ये वाले मजे में हैं। चलो यार, मिलते हैं बच्चों इसी तरह से अगले सेशन में। तो आप जितने भी बच्चों ने ये सेशन देखा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस चैनल को लाइक, मतलब लाइक, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो आगे, ताकि ऐसी वीडियोस तुम तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए अगर तुमको और भी इस टाइप के अगर कोई भी सजेशन तुम देना चाहो कि सर इस टाइप का आप वीडियोस लेकर आओ, ये बनाओ वो करो, तो मैं जरूर लेकर आऊंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और कुछ ऐसा करें कि आपके पेरेंट्स को आप पे गर्व हो, है ना, और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि देखो जाना तो है ही किसी न किसी को कभी ना कभी इस दुनिया से, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि आगे आने वाली तुम्हारी नस्लें तुमको याद रखें। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और जय हिंद।